नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। एचसीडी कैंसर सेंटर मानसूर में कार्यरत हूँ और न्यू लाइफ कैंसर सेंटर त्रिवेणी नगर गोपालपुरा के पास डायरेक्टर हूँ। मैं इस कैंसर के फील्ड में पिछले 15 साल से कार्य कर रहा हूँ और मेरी जो ट्रेनिंग है वो टाटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंबई, जो कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित कैंसर सेंटर है, वहाँ पर हुई है। आज हम बात करने वाले हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट का क्या रोल है कैंसर में। उसका कारण ये है कि हम जो कैंसर ऑपरेट कर रहे हैं उसमें 30% गायनेकोलॉजिकल कैंसर है। एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट ही है जो कैंसर को समय पर डायग्नोज कर पाता है और दूसरा उसको स्क्रीन कर पाता है, यानी कि होने से पहले ही उसको पकड़ पाता है। कुछ कैंसर में वैक्सीनेशन भी है, जैसे सर्वाइकल कैंसर, तो उसमें भी गायनेकोलॉजिस्ट उसकी वैक्सीनेशन कर सकता है। अगर मैं बात करूं गायनेकोलॉजिस्ट की, तो मेरे पास about 40% पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट से आते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर। एक फीमेल पेशेंट जो होता है वो पहले अपनी फीमेल डॉक्टर को दिखाना प्रेफर करता है। ये इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं कि हर कोई मेल पेशेंट हेजिटेट करता है, तो पहले लेडीज को डॉक्टर को प्रेफर करता है। तो एक अच्छा जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो उसको समय पर डायग्नोज करके समय पर उसको गाइड कर सकता है कि आगे का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। मैं इसलिए लगातार वर्कशॉप्स भी करता हूँ गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि उसके स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल क्या है, गायनेक कैंसर में उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, आपस में डिस्कस कर सके और लोगों की कैसे मदद कर सके। अगर मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूँ तो उसमें जितना रोल ट्रीटमेंट का है उतना रोल ही सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीनेशन का है और उसकी स्क्रीनिंग का है। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो 9 to 25 ईयर्स एज में लगती है और ये इंडियन वैक्सीन भी है और जर्मन वैक्सीन भी आती है और उसकी 2 डोजेस लगती है, जो कि 6 महीने के अंतराल में लगाई जाती है। उसी प्रकार स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास HPV DNA टेक्नोलॉजी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और पैप्समियर है, जो कि हर 21 ईयर से ऊपर की फीमेल को हर 3 साल में या फिर 5 साल में एक बार करवाते रहना चाहिए अपने लाइफ लॉन्ग। उसी प्रकार हम अगर डायग्नोसिस की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर की बात करें, पहले सर्वाइकल कैंसर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बायोप्सी। अगर कोई भी पेशेंट वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर WBP के साथ आता है तो हम गायनेकोलॉजिस्ट को एडवाइस करते हैं तो उसकी एक बार बायोप्सी या फिर पैप्समियर जरूर लें। उसी प्रकार ओवेरियन कैंसर जो यूट्रस कैंसर है, यूट्रस कैंसर मोस्ट ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कंप्लेंट होती है उसमें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। तो हम यूजुअली हर एडवाइस करते हैं कि जिस अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो एक बार DNC जरूर करें और एक अच्छा MRI या सोनोग्राफी जरूर कराएं। ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई पेशेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर पेट में भारीपन के साथ आ रहा है तो हम एडवाइस करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट को कि वो एक उसका अच्छा CCT एब्डोमेन करवाए, जिससे कि हम ओवेरियन कैंसर को जल्दी पकड़ सके। और दूसरा ट्यूमर मार्कर जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो है C125। इससे एक अच्छा शक हो जाता है कि ओवेरियन कैंसर है। अर्ली ओवेरियन कैंसर में यूजुअली बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती, एक अच्छा CT स्कैन के बाद ही इलाज हो सकता है। अगर एडवांस स्टेज है तो ही ओवेरियन कैंसर में हम बायोप्सी प्रेफर करते हैं, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये मोटा बात कर रहे हैं कि कैसे गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स को ट्रीट करें। उसी प्रकार ट्रीटमेंट की बात करें, सर्वाइकल कैंसर अगर अर्ली स्टेज है, स्टेज 1 2A तक है, तो उसमें वर्दन सिस्टेक्टमी या रेडिकल सिस्टेक्टमी कर जिसमें कि यूट्रस को निकालकर, ओवरी को निकालकर, आसपास की गांठों जिसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, पेल्विक लिम्फ नोड्स, और उससे भी इम्पोर्टेंट होते हैं पैराओटिक लिम्फ नोड्स। अगर इन पेल्विक और पैराओटिक लिम्फ नोड्स को नहीं निकाल रहे तो गायनेकोलॉजिकल सर्जरी इनकम्प्लीट मानी जाती है। उसी प्रकार में ओवेरियन कैंसर है तो उसकी सर्जरी में क्या होता है कि यूट्रस, ओवरी और आसपास की गांठें जिनको पेल्विक लिम्फ नोड्स और पैराओटिक लिम्फ नोड्स, पेरिटोनियल बायोप्सी, ओमेंटल बायोप्सी या टोटल ओमेंटेक्टमी या कभी-कभी प्लस माइनस एपेंडिसेक्टमी या फिर कई बार एडवांस सर्जरी से हाईपेक सर्जरी भी करनी पड़ती है। उसी प्रकार एंडोमेट्रियल कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जिसका हम लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करके भी इलाज कर सकते हैं। इसमें भी हमें हिस्टेरेक्टमी के साथ साथ आसपास के लिम्फ नोड जिनको पेल्विक लिम्फ नोड्स करते हैं उनको भी निकालना होता है। तो गायनेकोलॉजिकल कैंसर अगर हम लिम्फ नोड डिसेक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे तो उसका सर्वाइवल अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो हर गायनेक कैंसर में लिम्फ नोड डिसेक्शन का कंप्लीट पैरामीटर हम सर्विक्स कैंसर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ यूट्रस और ओवरी निकालना ही सीमित नहीं होता। उसी प्रकार से अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की यूजुअली हमें फीमेल डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट के पास से आते हैं। यूजुअली उसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेंट पेशेंट की होती है पेनलेस लंप इन ब्रेस्ट, क्योंकि अधिकतर महिलाएं जब तक दर्द नहीं होता तब तक डॉक्टर को नहीं दिखाती। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि कभी दर्द रहित गांठ होती है, इसको बोलते हैं। तो जब ये पेनलेस लंप होता है तो
गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले एफएलएसी कराती है, उसमें डायग्नोज करती है या फिर सोनोग्राफी की जांच अवश्य कराएं अगर उसकी उम्र 40 ईयर्स अबव है। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है। लेकिन आज की डेट में हम अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो ट्रीटमेंट सिर्फ एफएलएसी पे नहीं हो सकता, तो हमें ट्रूपेट बायोप्सी प्लस आईएचसी जिसको ईआरपीआर हेल्थ स्टेटस कहते हैं, ये कराना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते कि हमें पहले क्या करना है। उसी प्रकार हमें कई बार पेट स्कैन भी करवाना पड़ता है, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट कैंसर हो या फिर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में आज की डेट में एमआरआई पहले सिंपल सर्जरी होती थी, लेकिन आज हम 80% ऑफ वुमेन में ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर पा रहे हैं, जिसमें कि हमें ब्रेस्ट को पूर्ण रूप से नहीं निकालना पड़ता, जिसमें हम एक ट्यूमर को अलग से निकाल देते हैं और बगल में एक चीरा देकर एक्जिला को निकाल देते हैं। उसमें भी एडवांसमेंट आ चुकी है, कई बार उसको भी नहीं करते और सिर्फ सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं और एक्जिला डिसेक्शन भी कर जाता है, जिससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन कम होती है और बाद में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी का इक्वल रोल है। तो इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट का मोटा हर चीज में रोल है, डायग्नोसिस हो, प्रोफाइलैक्सिस हो, ट्रीटमेंट हो, रिहेबिलिटेशन हो। एक रिहेबिलिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट को प्रेफर करती है क्योंकि दे आर मोर कंफर्टेबल विद दैट। तो हम भी यही कहते हैं कि दे कैन फॉलो विद देयर गायनेकोलॉजिस्ट अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें जानना चाहिए कि हर गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑन्को सर्जन को मिलकर पेशेंट की प्रगति की तरफ कार्य करना चाहिए कि कैसे उनको बेस्ट हेल्प कर सके, बेस्ट आउटकम दे सके। थैंक यू।